अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, पाक अफगान बॉर्डर पर पिछले एक हफ्ते से हम जो झड़पें देख रहे थे कतर और तुर्किया की सालिसी के बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है। दोहा में होने वाले इस मुआहदे की तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी तफसीलात तुर्किया में 25 अक्टूबर को होने वाले इजलास में तय होंगी। लेकिन वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस मुआहदे से मुतल्लिक एक्स पर जो पोस्ट किया, इनके मुताबिक इस जंग बंदी के बाद पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों के हमले का सिलसिला फौरी बंद होगा और दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। अब इस मुआहदे के बाद ये समझना कि अफ़गानिस्तान से मुस्तकबिल में पाकिस्तान पर दहशत गर्दों के हमले नहीं होंगे यकीनन कबल अज़ वक्त है, क्योंकि ये काफ़ी पेचीदा मामला है जिसका रातों रात हल निकालना मुमकिन नहीं। ऐसे में इस सीज़ फायर या जंग बंदी को यकीनन एक अच्छी पेशरफ तो कह सकते हैं। अब ये कितनी देर बाद साबित होगी, इस पर अभी बहुत से सवाल मौजूद हैं, क्योंकि TTP समेत जिन कलदम तंजीमों की वजह से पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात तारीख की इस निचली सतह पर देखे जा रहे हैं, इसमें दोनों ममालिक के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं। तालिबान हुकूमत तो पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात में TTP की इन्वॉल्वमेंट को सिरे से मानने से ही इनकारी रही है, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से एक तो ये है कि TTP और अफ़गान तालिबान का वो नज़रियाती इत्तेहाद था जिसको हम समझने की बजाय गुड और बैड तालिबान में तकसीम करते रहे। जबकि एक दूसरा पहलू ये भी है कि शायद अब TTP तालिबान हुकूमत के इन्फ्लुएंस में नहीं रही, जिसकी वजह यह है कि हमने देखा कि 2023 में तालिबान हुकूमत के सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह की तरफ से एक फतवा जारी किया गया था जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाले हमलों को हराम करार दिया और इनमें मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ समाजी बायकॉट की बात की थी। लेकिन TTP के हमलों की तादाद में जिस तरह इजाफा हुआ, इसने तालिबान हुकूमत की रेट पर बहुत से सवाल खड़े कर दिए। दूसरी जानिब हमें यह भी तस्लीम करना चाहिए कि हमारी आज तक की अफ़गान पॉलिसीज़ काफ़ी फ्लॉस का शिकार रहीं। सोवियत अफवाज के ख़िलाफ़ हमारी जो पॉलिसी रही, फिर वॉर ऑन टेरर में हमने जो किरदार अदा किया, इन सब की वजह से हमने काफ़ी नुकसानात उठाए। हमें तस्लीम करना होगा कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी ने अफ़गानिस्तान में हमारे ख़िलाफ़ नाराज़गी को पैदा किया, जो हम आज दोनों ममालिक के दरमियान किसी क्रिकेट मैच में शायकीन के रिएक्शन में भी देख सकते हैं। ऐसे में जब आप एक नई अफ़गान पॉलिसी की बात की जा रही है, क्या ये पॉलिसी सिर्फ गुड और बैड तालिबान में तमीज़ ख़त्म करना है या इसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा? इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रज़ा रूमी साहब, अली कामरान चिश्ती साहब और कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर तजिया निगार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अली कामरान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। दोहा में जो डेवलपमेंट हमने देखी है, सबसे पहले तो इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है क्लॉज बाय क्लॉज तो अब तक डिटेल इतनी मौजूद नहीं है कि हम उसको डिस्कस कर सकें। बट आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल सीज़ फायर है या फिर इसके रिवर्सल के चांसेस मौजूद हैं? जी, तो बिल्कुल जो दोहा में हमने एग्रीमेंट साइन किया, ऑफ कोर्स वो एक अभी इनिशियल मरहले में, उसकी वजह मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने एक पॉलिसी ली जिसका नाम है प्यूनिटिव डिटरेंस, कि अगर कोई भी TTP या BLA या कोई भी ऐसा ग्रुप जब पाकिस्तान पे हमला करे तो उसकी जो कॉस्ट है जो है वो इनकर करेगी जो भी हुक्मरान होगा काबुल में। तो आपने देखा कि प्यूनिटिव डिटरेंस काम की, हमने इसमें बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर लाए बाय काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मींस। दो रास्ते थे इस अफगान रजीम के साथ के पास कि वो हम पे ज़ाहिरी बात है हमें जवाब देते। वो मेरे ख्याल से काइनेटिकली पॉसिबल नहीं था उनके लिए, तो ऑफ कोर्स वो बैठे अंडर ड्यूरेस, आप समझिए। हमारा उसके साथ जो है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक तनाज़ा रहा और एक मिसट्रस्ट का फैक्टर था, तो वहाँ पे मीडिएटर्स लाए। तो दोहा ने ऑफ कोर्स वो फैसिलिटेट की मीटिंग, क्योंकि उनका क्लाउड था। टर्किश इंटेलिजेंस जो MIT है उसे हम लोग लाए और उसके लिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बीच में आए तो थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो है वो टर्क्स कर पाए। तो अब ये बैठे हैं। आई थिंक इट वुड बी वेरी अनफेयर कि अभी हम इस पे कमेंट करें कि वो होगा। लॉट ऑफ पीपल आर पेसिमिस्टिक, बट देखते हैं। मगर उसमें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो 25 तारीख को जब एक और दूसरी मीटिंग है टर्की में, तो KPIs डिस्कस होंगी। KPIs क्या हैं? ऑफ कोर्स हमने एक मैकेनिज्म बनाया है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स KPIs में हमने 3 से 4 पॉइंट डाले हैं, जिसमें कि रिडक्शन ऑफ वायलेंस और क्रॉस बॉर्डर रेट्स 80% से कम हो। कुछ जो 36 कैंप हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उसका क्लोजर और उसका जो है ऑफ कोर्स
उसमें जो लोग हैं उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, बायोमेट्रिक्स तक की बात हुई। तीसरी चीज जो है ऑफ कोर्स जो इलीगल ट्रेड है बॉर्डर को उसे लीगलाइज करने की बात भी, तो नॉन काइनेटिक मीन्स भी उसमें डाले हैं। एंड ऑफ कोर्स उसमें चौथी ये है कि तालिबान जो रिजीम है उसमें से कुछ जो अनासर जो इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो रेड लाइन पाकिस्तान ने कही कि इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है अंडर दोहा एग्रीमेंट, क्योंकि हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होंगी, वो ना बन पाए। तो ये 90 दिन है मेरी अंडरस्टैंडिंग देखने की कि क्या होगा। ठीक है, इस पे जिस तरह से रजा साहब आपकी तरफ आता हूँ, अली कामरान साहब जो कह रहे हैं कि पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट तो है ही इस मुआहदे की सस्टेनेबिलिटी पे, लेकिन बिल्कुल ही इनकार कर देना टीटीपी के वजूद से अफ़गान तालिबान का, ये क्या लॉफेबल नहीं है? 2024 की यूएन की रिपोर्ट है, वो कहती है कि टीटीपी के लिए हिमायत है अफ़गान तालिबान की और वो अलकायदा को भी हार्बर करते हैं। तो इसके अलावा यूएनजीए के साइडलाइंस के ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है उसमें रूस जो फुली रिकग्नाइज करता है अफ़गानिस्तान को, वो भी ये बोल रहा है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि टीटीपी तो है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अहम आपने बात कही मुजम्मिल, जिस मसले के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ी है उसका तस्करा ही नहीं किया, और ये अजीबो गरीब एक पोजीशन ली है अफगान तालिबान ने कि वो जो पाकिस्तान का असल मुद्दा है, जिनको कि हम ये समझते हैं कि क्रॉस बॉर्डर वो ये आते हैं टेररिस्ट और यहाँ पर दहशत गर्दी करते हैं, उसका जिक्र ही नहीं है। देखिए, ये जो अभी मायदा हुआ भी है, ये एक बहुत ही वक्ती तौर पे की गई जंग बंदी है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ज़्यादा देर होल्ड करेगा अनफॉर्चुनेटली। और उसकी बुनियादी वजह यह कि अफगान तालिबान जो हैं वो उनकी लगता ये है कि उनकी नीयत ही नहीं है कि वो इस मसले को एड्रेस भी करें। ये कितनी बार अभी वो होशरुबा एक दास्तान है कि 800 से ज़्यादा बार पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने और प्रोटेस्ट किया है और कई सैकड़ों बार जो है उनको ये बताया गया है, उसके बावजूद जिसे कहते हैं बकौल शख्स कि उनके कान पे जू नहीं रेंगती। यहां भी उन्होंने बॉर्डर का लफ्ज इस्तेमाल, मतलब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उसकी भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, बल्कि वो उसी में उलझे रहे हैं। पहले आपको पता ही है कि वो बॉर्डर के ऊपर क्या कतर ने क्या लिखा, सऊदी अरेबिया ने बाद में उसको फर्क तरीके से पेश किया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मिसट्रस्ट की फिजा भी है। इसलिए मैं नहीं समझता मुजम्मिल कि ये माहिदा ज्यादा देर चलेगा जब तक कि अफगान हुकूमत इस चीज को तस्लीम करेगी कि उसकी सरजमीन पर ऐसे अनासर और ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, और ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, बल्कि पाकिस्तान तो उसको इसी तरह देख रहा है। उस वक्त तक अमन की राह जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। मतलब एक्नॉलेजमेंट उनकी तरफ से जो है वो बहुत ज़रूरी है। कामरान यूसुफ साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो बात हम कर रहे हैं, जो रजा साहब ने भी जिसका जिक्र किया बॉर्डर के वर्ड का, अब पहली प्रेस रिलीज़ आती है उसमें ये लफ्ज़ मौजूद था, लेकिन बाद में जो अग्रीमेंट के हवाले से डिटेल आई, अफ़गान मीडिया को आप देख लें या अफ़गान तालिबान के जो स्पीयर हेड्स हैं उनके बयानात देख लें, तो वो तो इस बात को चैम्पियन कर रहे हैं कि देखें हमने बॉर्डर का वर्ड जो है वो निकलवा दिया है, क्योंकि हम ड्यूरल लाइन को तो मानते नहीं हैं। तो इस तरह की ऑप्टिक्स करने से क्या गेन हो जाएगा? ऑब्वियसली क्योंकि उनका जो क्लेम एक रहा है हिस्टोरिकली, अब आकर अफ़गान तालिबान की ये रजीम जो 90s में कहा करती थी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है, आपको लगता है दे आर प्लेइंग इन द इंडियन हैंड्स, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं? इस पर मैं आपको बड़ा एक मुझे किस्सा याद आ गया है। मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, मेरे एक दोस्त हैं, अमेरिकन थिंक टैंक में काम करते हैं पाकिस्तानी, तो जब काबुल का फॉल हुआ अगस्त 2021 में, तो वो वहाँ पर मौजूद थे जुलाई 2021 में, तो उनकी कुछ इंटरेक्शन हुई वहाँ पर जो अफगान लोग थे, तो वो बड़े गुस्से में थे अशरफ गनी को, वो बहुत बुरा भला कह रहे थे कि देखें ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ये ड्यूरल लाइन को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर मान लेगा। तो जो मेरे दोस्त उन्होंने सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि यार तालिबान जो तुम्हारे हैं वो काबुल के गेट पर बैठे हैं और तुम्हें वो जो फर्जी करखा है उसकी पड़ी हुई है कि वो ड्यूरल लाइन पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यार तुम अपनी फिक्र करो, अफगान तालिबान की इस वक्त जो एक सिचुएशन है, उनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है, उनकी जो गवर्नमेंट है अंडर थ्रेट है, और वो उस इमेजिनरी लाइन की बात कर रहे हैं। अगर अफगान तालिबान में इतनी होता उनके अंदर, एक तो वो जो मुल्क उनके पास है उसको वो चला नहीं पा रहे 50 साल से, आपस में उनमें इत्तेफाक नहीं है, तो वो ले लेते पाकिस्तान से, और दुनिया रिकग्नाइज करती है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, सारों को ये चीज़ पता है।
मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी जो इस पर डिस्कशन होती है, पाकिस्तान के लिए तो सर सेटल्ड इशू, इट्स अ नॉन इशू। और अगर उनको लगता है कि नहीं जी ये इमेजिनरी लाइन है, तो फिर वो ये भी ना कहें कि ठीक है फिर पाकिस्तान जिसका जोर चलेगा तो हो सकता है हम अपना जो हद है अपनी काबुल तक ले जाएं, वाखान बॉर्डर पर भी कब्जा कर लें, या फिर वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी की क्यों बात करते हैं। मेरे ख्याल में वो अपनी जो पब्लिक है उसको पैसिफाई करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ओपिनियन है, और हमें इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी कुछ लोग तबसरा कर रहे हैं, वो देखें जी बड़े ये तो कतर ने हमारे पूछे बगैर कर लिया है। देखिए कतर बिल्कुल सबसे ज्यादा इस वक्त अफगान तालिबान को पैटर्नाइज कर रहा है, लेकिन अगर बात यहां पर आ गई ना कि एक तरफ अफगान तालिबान है दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो कतर कभी सोच भी नहीं सकतेगा कि वो अफगान तालिबान का साथ देगा। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है, पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर कंट्री, पाकिस्तान की जो जितनी स्ट्रांग मिलिट्री है, रीजन के अंदर जो हमारा रोल है, तो हमें, मेरा ख्याल है हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए फील गुड फैक्टर है, उसको जो मर्जी करते रहें। हमें जो अपना मुद्दा है उस पर स्टिक करना है, और वो ये है कि अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, इनका हल निकालना है। मतलब इंटरनेशनली इस चीज़ का इम्कान नहीं है कि अफगानिस्तान को ज़्यादा लेवरेज मिल जाए, बेशक वो कतर के लिए ये केस क्यों ना हो। इस पर अली कामरान साहब, ये हम देख रहे हैं कि तकरीबन $3 अरब की सरमायाकारी 9/11 के बाद इंडिया ने वहाँ पर की है, बट आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान की ये सोच रियलिस्टिक है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का अल्टरनेटिव है? उसकी वजह है कि लैंडलॉक कंट्री तो आप हैं, तो अब ईरान के ज़रिए ट्रेड करने का जो एम्बिशन है पाकिस्तान का मुतबादिल हो सकता है वो, क्योंकि हमारे बॉर्डर तो अब बंद हो गए, यहाँ पर ट्रेड भी नहीं हो रही, तो अफ़गान तालिबान उतना ही बेनिफिट ऑब्टेन कर सकते हैं इंडिया के साथ ट्रेड करके जितना वो सोच रहे हैं? जी, उससे पहले मैं 100% इंडोर्स कामरान साहब ने जो भी बात की कि दिस इज अ नॉन इशू, ये उनकी इंटरनल ऑप्टिक्स के लिए है, एंड ऑफ कोर्स अगर वो फिर डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझते हैं बाय फोर्स, वी कुड टेक ओवर यू नो whatever we want to, ये तो it's a non issue, let's not make that an issue. नंबर 2 है जो आपकी बात है, उस दिन मैंने कुछ रिसर्च की और उस पे नंबर्स निकाले, तो 68% of the trade of Afghanistan is dependent on Karachi port alone. अच्छा, अगर वो डाइवर्सिफाई करना चाहें तो वो भी देख लेते हैं। चाबहार ऑफ कोर्स इज उनके पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन ईरान इज अ सैंक्शन कंट्री, तो अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जानते हो तो परचेज ऑर्डर आता है, इनवॉइसिंग आता है, या तो डीपी टर्म्स होते हैं, एलसी खुलती है, तो ईरान के पास तो स्विफ्ट फैसिलिटी है ही नहीं, तो वो वहां पे प्रोसेस ही नहीं हो सकती, तो इलीगल ट्रेड ही हो सकती है। लीगल ट्रेड हैज टू गो थ्रू फ्रॉम चाइना टू एनी कंट्री थ्रू पाकिस्तान, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लेवरेज है आपके पास जो आप एक्सरसाइज करते हैं थ्रू अफगान ट्रांजिट ट्रेड। उसके अलावा सारी आपकी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, दवाएं जो हैं पाकिस्तान की 97% मार्केट उनकी दवाओं की पाकिस्तान की है। तो और ये जो हमने काइनेटिक मीन किया और फिर उसके बाद नॉन काइनेटिक मीन किया, दैट एक्चुअली पुट देम इनटू सो मच प्रेशर, बिकॉज वी डिड अ रिसर्च ऑन दिस कि अगर हम बिल्कुल रोक दें तो इन्फ्लेशन जो है वो शॉट अप टू समथिंग लाइक 80% in about 15 days in Afghanistan. नहीं अली कामरान साहब, ये स्टैटिस्टिक्स जो आप शेयर कर रहे हैं, दे आर वेरी रैशनल, ये सब क्या अफगान तालिबान के इल्म में नहीं होगा? और अगर है तो aren't they acting against their national interest? Muzammil, they are irrational people to talk with, right? They are irrational people. They don't have any sense of a psychopath की definition क्या है कि आप आगे के repercussions ना देखते हुए वो लें एक्शंस। आपने देखा कि उन्होंने अपने मुल्क को पूरा तबाह कर दिया बिकॉज ऑफ उसामा बिन लादेन, अलकायदा, और अब ये तबाह करने जा रहे हैं टीटीपी, और ये एक बहुत बड़ी इंटरनल डिबेट शुरू हो गई थी। मेरे ख्याल से जो हमने सीज फायर ये करने में जल्दी की, मेरे ख्याल से हमें 2 से 4 दिन और ऑप्टिक्स करना था, इन लोगों को थोड़ा एम्बैरेस करना था बाय बॉम्बिंग सर्टेन थिंग्स। देखें, दे अंडरस्टैंड ये बातचीत को ना ये वीकनेस लेते हैं। वी हैव टू शो देम हु इज द बॉस हियर, और वो अनफॉर्चुनेटली वी डीलिंग विद इरैशनल पीपल, डू रिमेंबर दैट दे आर नॉट रैशनल पीपल, बिकॉज अगर रैशनल होते तो 50% अपनी आबादी को, 55% को वो तालीम से दूर ना रखते। आज उन्होंने टेलीविजन स्टेशन बंद कर दिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रजा साहब, यही पॉइंट ये जो तालीम के हवाले से है, आपको वर यू सरप्राइज कि हिंदुस्तान ने जिस तरह उनको इनवाइट किया और उसके बाद में जो प्रोटोकॉल्स मिले
उस पर हिंदुस्तान के अंदर भी तनकीद हुई। जावेद अख्तर साहब की तरह के लोगों ने भी ट्वीट किया कि आई एम ashamed as an Indian today, I hang my head in shame। एक ऐसी रजीम जो जेंडर अपार्थाइड रजीम है, उसको इस तरह का वेलकम देना हिंदुस्तान की तरफ से, जो सेकुलर डेमोक्रेसी होने को असर्ट करता रहा है हमेशा से। डिड इट सरप्राइज यू? इंडियन डायस्पोरा से आपकी बात होती रहती है, हाउ डू दे फील अबाउट दिस सिचुएशन? देखिए, बहुत से लोग तो यकीनन सरप्राइज हुए और परेशान भी हुए। आपने देखा कि कितनी बहुत नामवर खवातीन सहाफ़ी जो हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत शोर मचाया और फिर बाद में तालिबान को रिलेंट करना पड़ा। उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी मुल्ला मुत्तकी की, उसमें खवातीन को भी इनवाइट किया गया। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे कोई सरप्राइज नहीं हुआ और उसकी दो वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी तो वजह यह कि अब इंडिया तो एक डेमोक्रेसी रहा ही नहीं, सेक्युलरिज्म वहां पर है, बराए नाम तो है, लिखा हुआ दर्ज आइन में, लेकिन अमलन आप सब जानते हैं कि उसकी क्या धजियां बिखेर दी हैं मौजूदा हिंदुस्तान की जो हुकूमत है और उसकी रूलिंग पार्टी ने। और दूसरी बात ये कि देखिए, ये मकूला सादिक आता ना कि द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। अब ये तो बहुत क्लियर बात है कि इंडिया ने पहले भी ये काम किया था, वो पींगे बढ़ा रहा था अफगानिस्तान के साथ। फिर ये तालिबान आए तो उनको वक्ती तौर पे मायूसी हुई और उस मौके की तलाश में थे कि कब कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से टेंशन स्टार्ट हो और वो जाकर अपना लुच, वो जिसे कहते हैं, वो पेश करें और तलें। तो अभी यही हुआ है मुजम्मिल के बुनियादी तौर के ऊपर हिंदुस्तान इस पूरी टेंशन का भरपूर फायदा उठा रहा है और यही वो बावर करवा रहा है अफगानिस्तान को कि हम आपके इत्तेहादी साबित हो सकते हैं। लेकिन मसला ये कि ये भी डिल्यूशनल है, क्योंकि वो कुछ वहाँ पर जो उनकी जोग्राफियाई पोजीशन है उस हवाले से वो कुछ खास नहीं कर सकते। पैसे दे सकते हैं वो उनको, लेकिन ना तो वो तिजारत कर सकते हैं, ना हथियार, ना आर्मी की वो जैसे कहते हैं ट्रेनिंग, क्योंकि आपका वो जोग्राफी जो है वो बिल्कुल ही एक फर्क है। ये सारे के सारी पॉलिसी इंडिया की पाकिस्तान सेंट्रिक है और बदकिस्मती से ये हमारे लिए ये एक चैलेंज है, क्योंकि अगर अफगान बॉर्डर जो है वो गर्म रहेगा तो हमें ईस्टर्न बॉर्डर की भी कभी सोचना है, जहां भी एक रियल और प्रेजेंट थ्रेट अभी मौजूद है, वो खत्म नहीं हुई। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाक अफगान सीज फायर पर हमारी गुफ्तगू जारी है। कामरान यूसुफ साहब, ये जो रजा साहब बात कर रहे हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे दोनों पे चैलेंज दिखाई देता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें 2023 में पाकिस्तान को और चीन को जो कमिटमेंट दी गई थी कि जो एटम है, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है, उसके अगेंस्ट और TTP के अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे, तो ये हिस्टोरिकल डिसेप्शन कह सकते हैं इसको कि एक चीज़ आपने खुद माना कि यहाँ से होती है, फिर आपने ये कहा कि ये आउटफिट है, इसके फाइटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे, आप हमारे साथ ताउन करें, हम ट्रेड भी करना चाहते हैं। इसके अलावा चीन यहाँ पर जो है वो नेचुरल रिसोर्स को आकर डेवलप करे, एक्सप्लॉइट करे, तो वो सारी कमिटमेंट्स किधर गई? क्या ऐसा क्या हुआ 1.5-2 साल में कि वो इनकारी हो गए इस बात से कि ऐसी कोई आउटफिट एग्जिस्ट भी करती है वहाँ पर? देखें, पब्लिकली जो मर्जी कहते रहे, बिकॉज मैं इस इशू को बड़ा क्लोजली फॉलो किया है और जो प्राइवेट डिस्कशंस जो मुझे भी इसके बारे में पता है, अफगान तालिबान प्राइवेटली इसके हवाले से बिल्कुल कभी इनकार नहीं किया, बल्कि वो अपनी मजबूरियां बताते रहे कि देखें हम किस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, और फिर वो ये कहते हैं कि देखें इसका कुछ सियासी हल निकाल लें, इनके साथ बातचीत कर लें। लेकिन जाहिर है कि फिर पब्लिक में आपके उन्होंने इस तरह के बयान देते हैं। और जो कमिटमेंट्स की आपने बात की, बिल्कुल आई थिंक चीन की, क्योंकि डिप्लोमेसी मुख्तलिफ है और चीन को उन्होंने अश्योर भी किया था, लेकिन आज भी जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के वहाँ पर जो भी दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं, मतलब चीन के इंटरेस्ट को भी उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इसी वजह से जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो ट्रस्ट डेफिसिट है कि आखिर किस तरह इन पर यकीन किया जाए। और ये जो दोहा में मुज़ाकरात होने से पहले मैंने भी इसके बारे में लिखा भी है, बताया भी था कि इस दफ़ा पाकिस्तान ज़ुबानी कलामी बात पर बिलीव नहीं करेगा, बल्कि एक रिटन अंडरस्टैंडिंग चाहेगा, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहेगा जहां पर अफगान तालिबान को भागने का मौका ना मिले। और पॉजिटिव उसके अंदर यही है, क्योंकि अगर बायलैटरल ये अरेंजमेंट होता तो फिर उसके अंदर इश्यूज आ जाते।
अब कतर जिसका बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस वक्त, एहसानात भी हैं अफगान तालिबान के ऊपर, वैसे तो अफगान तालिबान एहसान फरामोश भी हैं, कतर को ज़रा ख्याल रखना चाहिए, बट स्टिल आई थिंक उसमें तुर्की की जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। और आई थिंक इसका मुस्तकबिल क्या होता है, बहुत सी स्केप्टिसिज्म है, बट पाकिस्तान अपनी तरफ से चलें एक कोशिश ये करके भी देख लेता है, और अगर वहां पर बायलैटरल मैकेनिज्म या जो भी मैकेनिज्म बनता है और सबूत पाकिस्तान फराहम करता है और उसके बावजूद अफगान तालिबान कोई कार्रवाई नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान एक हक बजानिब होगा। जो भी मुस्तकबिल में कार्रवाई करता है, वो कतर हो या तुर्की हो या कोई और मुल्क हो, फिर वो पाकिस्तान को कम से कम ये नहीं कह सकता कि वो फ्रेंडली आपसे कहते हैं कि देखें आप दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, बातचीत के जरिए मामले को हल करें। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो अफगान तालिबान की यही जो एक ट्रस्ट का इशू है। और अगर आप जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब, अल जजीरा में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, बाकी बातें जो भी उन्होंने की कि नहीं हम देखें पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, जो एक उन्होंने बात की कि देखें वो कहते हैं जी पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं यानी कि उनके अपने, तो उनको वो दहशतगर्द समझते हैं। अब अगर आप उसको इंटरप्रेट करें तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टीटीपी बेसिकली दहशतगर्द नहीं है, वो पाकिस्तान की जो कुछ पॉलिसीज हैं रियासत के साथ इख्तलाफ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की डेफिनेशन है कि ये दहशतगर्द हैं। अब अगर इतना बड़ा गैप है कि अफगान तालिबान के वजीर दिफा ये समझते हैं कि टीटीपी दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तान उन्हें दहशतगर्द समझता है, तो फिर मामला कैसे हल होगा? तो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान ने जो एक प्रेशर बिल्ड किया है उससे रैटल तो हुए हैं अफगान तालिबान। अब देखते हैं कि क्या वो कतर को भी और तुर्की को भी इसी तरीके का चकमा देंगे। अगर देंगे तो आई थिंक एब्सोल्युटली नो डाउट, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है कि पाकिस्तान मिलिट्री प्रेशर भी, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी, ट्रेड का प्रेशर भी अफगान तालिबान के ऊपर हर सूरत में रखेगा। मतलब ये प्रेशर जो है इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है। अली कामरान साहब, ये हम ये भी देख चुके हैं हिस्टोरिकली, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक आर्ग्यूमेंट हुआ करता था, या फिर हमने 90s से लेके अब तक वहाँ पर जो एक पॉलिसी पाथ लिया है, आपको लगता है कि ये जो करंट रेजीम आई इसकी असेसमेंट में भी गुज़श्ता रेजीम से सियासी क़यादत से गलती हुई जब ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने के बयानात आए? इवन ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट कर दिया कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, तो वो प्रेस कर रहे थे इस हुकूमत को जो कि आई तालिबान की, और इसके बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इन्होंने हमें बैक स्टैब किया है। तो ये जो बयानिया था हमेशा से कि देर आर नो गुड तालिबान, ऑल तालिबान आर बैड तालिबान, अब आकर आपको लगता है कि ये फुली कंसेंसस हो चुका है पाकिस्तान में इसके ऊपर, और इस पे अब कोई डिबेट बाकी नहीं रही, एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दिस नाउ? जी, 3 कंसेंसस तो हो जाने चाहिए। अब इतने होने के बाद हमारे उस्ताद रजा रूमी बैठे हैं, और हम लोग तो बड़े 20-22 साल पहले से कहते थे कि ये जो तालिबान पॉलिसी है ये गलत है, प्रॉक्सी से आप जंग नहीं जीत सकते स्टैंडिंग, और ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास कितनी प्रॉक्सीज थी। इट्स ओनली योर रेगुलर आर्मी विच विंस द वॉर। और ये मेरे ख्याल से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिसी यही है कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉक्सीज एंड वी विल फाइट फॉर द रेगुलर आर्मी। प्रॉक्सी वॉर को भी हम कन्वेंशनल मीन से करेंगे, और इसमें आप देख रहे हैं कि मई में भी हमने फतह ली, और ऑफ कोर्स अभी भी हमने वी हैव एन अपर हैंड। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये एक मगर मेरे ख्याल से मुजम्मिल इसमें हमें थोड़े, लेट्स बी फेयर एंड ऑनेस्ट इन वी डिडंट हैड एन ऑप्शन, बिकॉज जो अमेरिकन एकदम से निकले वहां से अफगानिस्तान से, वी वर स्टक अप विद दिस ऑप्शन अलोन। नाउ यस, हमने उन्हें जो डील किया वो शायद शुरू से अगर हम यही पॉलिसी रखते प्रेशर की, हमने उन्हें ये जो भाईचारगी और इस्लामी उम्मा वाला जो चूरन है वो हमने रखा है। एंड आई थिंक देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग नाउ इवन अमंग द मासेस ऑफ पाकिस्तान दैट ये उम्मा एंड ऑफ कोर्स ऑल दिस ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट इज नॉट वायबल एनीमोर। कंट्रीज वर्क ऑन देयर इंटरेस्ट, और उसी से लेके आगे चलना है। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि अलकायदा और तालिबान का नेक्सस आपको पता होना चाहिए। अमल जवारी की जो बेटी है पहले तो आपको पता है उसामा बिन लादेन की जो एक बेटी है वो उसामा बिन ये मुल्ला उमर के घर में ब्याही, उन मुल्ला उमर से ब्याही गई की दूसरी तीसरी शादी हुई थी। फिर ऑफ कोर्स इनके आपस में भी शादियां हुई हैं, और इतनी इंटेंगलमेंट है कि जो हैबतुल्लाह है ऑफ कोर्स उनकी एक बेटी वहां पे है। फिर हमजा बिन लादेन की शादी जो है ऑफ कोर्स मुल्ला उमर की एक बेटी से आगे से हुई है। तो इनकी ये जो मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं पूरे रीजन को, दे आर सो क्लोजली अलाइंड, और ये मेरे ख्याल से असेसमेंट अब तक कोई देता नहीं है। और ये जो है ऑफ कोर्स देखिए, अलकायदा इज यूजिंग तालिबान, मेरी अंडरस्टैंडिंग अलकायदा इज यूजिंग तालिबान एज प्रॉक्सीज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स द रीजन,
and Taliban is using the TTP as proxy against Pakistan. So this is the chain which we need to understand. Realization अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल एक फैसला है, क्या ये रिजीम चेंज हो, वो हो नहीं सकती, क्योंकि खुदा और बहुत इजी है रिजीम को आप बम्बार्डमेंट करें, ख़त्म कर दें, देन विल गो बैक टू 89 और 92 और 93. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है देयर हैज टू बी अ चेंज विद इन द रिजीम, नॉट द रिजीम चेंज इटसेल्फ. अच्छा ठीक है, मतलब चेंज जो है वो विद इन द रिजीम आप कह रहे हैं. रज़ा साहब, अफ़गान तालिबान की जो करंट गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है कि कोई फैक्शन है ऐसा अफ़गानिस्तान में जो उनको भी थ्रेटन करता है? जैसे अभी हम अलकायदा की बात कर रहे हैं या ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट की बात की, तो इंटरनली भी वो थ्रेटन फील करते हैं कि कहीं उनका ये जो तख्ता है ये उलट ना दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने अपने स्टांस से एक कदम पीछे ले लिया, अब वो कार्रवाई नहीं करते इन तमाम आउटफिट्स के अगेंस्ट. जी बिल्कुल मुजम्मिल, ये तो एक बड़ा पुराना मसला है जब से ये इन्होंने, बल्कि उससे पहले भी जब ये लड़ भी रहे थे उस वक्त भी इनके बाहमी इख्तलाफात जो थे वो थे, लेकिन उस वक्त ये एक हो गए थे क्योंकि टारगेट ये था कि अमेरिकी वहाँ से निकल जाए. लेकिन जब ये इन्होंने ये जो इक़्तिदार इनको मिला, उसके बाद से जो डिफरेंसेस हैं वो तो बड़े वाज़ेह हुए हैं, और खुसूसन जो दो मेन ग्रुप हैं तालिबान के अंदर, काबुल और कंधारी ग्रुप, उनके दरमियान जो ना सिर्फ वर्ल्ड व्यू का फ़र्क है बल्कि उनके और भी बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो हम आहंगी नहीं है. और ऊपर से ये भागमती का कुंभा, इन्होंने अलकायदा का जिक्र किया अली चिश्ती ने, लेकिन उसके साथ साथ दाइश और दाइश से वाबस्ता कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि उसी अम्ब्रेला के तहत आते हैं, वो भी वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं. और यही सवाल पैदा होता है ना कि वो अफगान तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, जबकि रूस जो है वो उसने रिकग्नाइज भी कर लिया है तालिबान की गवर्नमेंट को, और वो कई बार ये कह चुका है कि उसको भी प्रॉब्लम है दाइश के साथ. उसको पता है कि तालिबान को मालूम है कि दुनिया भर को प्रॉब्लम है, वो तो दाइश के साथ तो टीटीपी के साथ तो हमारा मसला है, और बाकी दुनिया जो है वो इतनी नहीं उसके ऊपर तवज्जो देती रही माजी में, लेकिन दाइश के ऊपर तो कंसेंसस है ग्लोबल. और वो कहते हैं जी कि वो कुछ नहीं कर सकते, और अगर वो कोई टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो टीटीपी के लोग जाके दाइश को ज्वाइन कर लेंगे. असल में ये सारा मसला ये है, हकीकत ये कि ये एक ही, इट इज़ वन बिग अनहैप्पी फैमिली. ये उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, ठीक है ना. ये अगर कहना कि जी वो वहाँ पे दाइश बैठी हुई है, मज़े से ऑपरेट कर रही है और तालिबान को पता नहीं है और उनको वो इजाज़त दे रहे हैं, अगर वो इतने जंगजू हैं तो उनका सफाया क्यों नहीं कर सकते, और कितने बड़े होंगे वो, चंद हजार फाइटर होंगे. ये सारी कहने की बातें हैं. ये तालिबान पिछली बार भी इन्होंने अफगानिस्तान को एक दहशतगर्दी की आमाजगाह बना दिया था, और अली ने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने अपने मुल्क को तबाह कर लिया उसामा बिन लादेन को प्रोटेक्ट करते करते. यानी कि वो हाल हो गया जिस तरह से अमेरिका ने वहां पे बमबारी की और यूएन की तायद भी थी उस वक्त. तो ये बहुत ही नाकिबत अंदेश और इर्रेशनल एक्टर्स हैं, और ये दे आर ड्रिवन बाय अ प्रिमिटिव आइडियोलॉजी जो इनके जहन में चलती है, जिसको वो मजहब का नाम इस्तेमाल करके बेचते हैं और दुनिया को बताते हैं. और हम तो यही कहते आए, पाकिस्तान में यही रोना पीटते थे कि भाई ये इनमें कोई फर्क नहीं है, ये एक ही गलत किस्म की सोच है और इसको बढ़ावा मत दीजिए पाकिस्तान में. लेकिन आज अब पाकिस्तान को समझ आई है काफी 2 दहाइयां और कितनी हजारों जानों के बाद कि ये पॉलिसी गलत थी, और ये अफगान तालिबान और टीटीपी एक ही मर्ज का नाम है. जी, बेटर लेट देन नेवर वाली बात है. एक सेकंड जी मुजम्मिल, इफ आई कुड ऐड समथिंग कि देखिए जो आईएसकेपी है, जो मॉस्को ने, जो रशिया ने उसे एक्सेप्ट किया वो बिकॉज ऑफ आईएसकेपी ने एक अटैक किया था मॉस्को में, सुसाइड बॉम्बिंग उसने ईरान में किया और वहां पे, और ऑफ कोर्स उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 चीजें मैं समझता हूँ. एक चीज कि देखिए हमें जो पॉलिसी ऑफ यूनिटिव डिटरेंस के कॉस्ट हम वो बेयर करेगी, जो भी होगा काबुल में वो रखनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ रिजीम देयर, क्योंकि एनीबडी माय अंडरस्टैंडिंग वुड बी इन अफगानिस्तान रूलिंग इट वुड बी एंटी पाकिस्तान, एनीबडी, राइट. एंड द सेकंड पार्ट इज कि देखिए हमें अपने मुल्क के अंदर भी देखना पड़ेगा. हम मदरसा रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, टर्न्स आउट हमने इंडिया को मार दिया, अफगानिस्तान को मार दिया, और भी बहुत नेशनल एक्शन प्लान को भूल गए. लेकिन इंटरनली जो हम जो
नहीं भूल गए। और अपना देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, यू कैन फाइट अ फैनेटिकल गवर्नमेंट, यू कैन नॉट फाइट अ फैनेटिकल सोसाइटी जी। अब मसला ये है कि हम 15-20 लाख बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं जो इस दुनिया की नहीं है, किसी और दुनिया की है। मदरसा रिफॉर्म्स में मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों ने ब्लैकमेल किया स्टेट को, हम पीछे आ गए। हमें ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर हमें ये तालिबान, फिर हम नॉन स्टेट एक्टर्स का ना कहें कि कहाँ से पैदा होते हैं, हम अफगानिस्तान को डील कर लेंगे। व्हाट अबाउट दिस कंट्री? और ये जो हमने एक्सट्रीम, तो ये बहुत ही एक बड़ा मसला है जो हमें हेड ऑन देख रहे हैं। हार्ट स्टेट की जब बात करते हैं, कुडोस के हमने TLP जैसी जमात को हाथ डाला। इट्स अबाउट टाइम वी रिफॉर्म दीज मदरसास। बिल्कुल, क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन जहनी तौर पर हुई है उसका भी कुछ करना पड़ेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कामरान यूसुफ साहब, अमेरिका ने बगराम बेस का मुतालिबा कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि चीन के न्यूक्लियर एसेट्स के करीब आकर हम बैठना चाहते हैं, हमने गलती की उसको गिव अप करके। आपको लगता है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आ सकती है अफगानिस्तान में दोबारा, और इफ़ दे एंटर द गेम तो तब ये इस कॉन्फ्लिक्ट का जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है ये किस तरफ जाएगा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग? देखें, जो अगर वाकई अमेरिका वापस आता है, बगराम एयरबेस को लेता है, तो ये तो इनहेरेंटली जो अमेरिकी सदर ट्रंप की पॉलिसी थी कि वो कोई नया फ्रंट नहीं खोलेंगे, ये तो उसके अगेंस्ट जाएगा। क्योंकि अगर वो पब्लिकली ये कह चुके हैं, रशिया, ईरान, इसके अलावा जो चीन है, वो अपने कंसर्न्स शो कर चुके हैं कि इंटेंशन अगर इसकी ये है कि आपने नज़र रखनी है पूरे रीजन के ऊपर, तो फिर तो ज़ाहिर है कि एक नया जो टसल है, नई टेंशन रीजन में उभरेगी। मेरा अपना जो ख्याल है कि शायद वो रेटरिक की हद तक तो ठीक है, उनके ऊपर दबाव डालने की हद तक तो ठीक है, वो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होगा। अगर उसको वो टेक ओवर करना चाहते हैं, दो ही तरीके हैं, या तो दोबारा वो इन्वेट करें, या फिर एक तरीका है कि अफगान तालिबान या मौजूदा जो भी सेटअप वहां पर हो उसके साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो बेस उनको हवाले कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में नैरेटिव जो ज़ाहिर है कि टाइमिंग ऐसी है पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस वक्त जो कशीदगी है, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात हैं, तो ये अफगान साइड से और अफगान तालिबान इस नैरेटिव को भी प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बेसिकली जो एग्रेसिव स्टांस लिया है अफगान तालिबान के खिलाफ, वो TTP या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप या बलोच तंजीमें नहीं है, बल्कि वो अमेरिका की राह हमवार कर रहे हैं ताकि वो दोबारा से इंटरवीन करें और बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लें। मुझे जो लगता है कि ये फार फेच्ड है। ट्रंप जो है वो बहुत बातें तो कर रहे हैं, बट इनहेरेंटली आई थिंक ये इतना आसान नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल में मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अमेरिका को कहीं पर आना पड़े तो वो ऐसा करेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने कहीं पर आना है तो उसके लिए उन्हें किसी और को जो है वो रिक्वायरमेंट भेजनी पड़ेगी कि आप पहले रास्ता साफ कर दें, विच इज़ लॉफेबल ऑब्वियसली। रज़ा साहब, लास्ट 2 मिनट्स हैं, हमने ये जो सारी डिबेट की है, इसके अलावा अगर अंदरूनी मसाइल की बात करें तो तहरीक इंसाफ का भी एक मौक़िफ़ है जो मुख्तलिफ है, और असद कैसर साहब ने भी तनकीद की बॉर्डर के बंद होने पे। अचकज़ई साहब का ट्वीट में पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा कि हमें देखना चाहिए कि 2 सुपर पावर्स के साथ क्या हुआ। वो ये भूल गए कि स्टिंगर मिसाइल्स अगर ना जाते कोल्ड वॉर में तो फिर क्या होता, और वॉर ऑन टेरर में आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से मैनूवरिंग ना की जाती तो फिर क्या होता। तो ये कंसेंसस भी इशू है कि हमने इंटरनली अपना हाउस एंड ऑर्डर लाना है, क्योंकि पॉलिटिकली जो डिफरेंस है अफ़गान पॉलिसी को लेके, TTP को लेके, उसको ख़त्म करना, उसमें कंसेंसस बिल्ड करना इज़ एन ऑब्जेक्टिव। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मुल्क के अंदर जब तक हम एक आवाज़ होकर और शाने से शाना मिलाकर रियासत के साथ खड़े नहीं होंगे तो हम ये जंग नहीं जीत सकते, ना तो इस इंतहा पसंदी और इस रैग टैग ग्रुप के खिलाफ, और ना ही भारत और ना ही किसी और एक्सटर्नल थ्रेट से। पाकिस्तान के अंदर जो डिविजन्स हैं वो आप हम सब जानते हैं, और वो बड़ी संगीन और शदीद हैं, और वो इस हद तक आगे चली गई हैं कि आपने जिस पार्टी का जिक्र किया वो उसको सियासी मफाद और कौमी मफाद में फ़र्क का ही नहीं रहा। वो समझते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दो, पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर कर दो, इसलिए कि इस वक्त हमें उनसे गिले शिकवे हैं, हमें उनके साथ मसाइल हैं। तो ये एक अहम मसला है, यहाँ पे खुद सोचना पड़ेगा मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन खुद तहरीक इंसाफ को भी इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। उसमें भी माकूल लोगों की कमी नहीं है। अभी तक तो उनका जो वतीरा रहा है वो पाकिस्तान के मफादात के
इससे मुकम्मल तौर पर आहंग नहीं रहा। ठीक ठीक है। अली चिश्ती साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। आपको लगता है कि पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स की नेचर अब इस तरह की हो गई है? जी जी जी, बस मैं कहूँगा दैट इज नॉट इशू पीटीआई को, आई थिंक दैट वी टैकल्ड। मेरा बस ये अमेरिकन वाले पे कमेंट था कि अफगान तालिबान जो है वो 48 to 50 मिलियन डॉलर्स की उनकी शिपमेंट्स आती हैं वीकली बाय अमेरिकन। उनके पोलैंड से अभी नोट छप के अमेरिकन ने 1.2 बिलियन डॉलर्स की फैसिलिटेट किए। तो ये गवर्नमेंट अगर चल रही है इज ऑन एड, अमेरिकन एड एंड रेमिटेंसेज एंड हवाला विच कम्स फ्रॉम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। कोई 1-1.5 बिलियन डॉलर्स वो बनता है, उस पर चल रही है। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो दे कांट सर्वाइव द अमेरिकन ऑनस्लॉट, कहने का मकसद ये है आपका। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब, अली कामरान साहब मौजूद। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।